रोहित हेयर। आज हम लोग जो स्वेल वाला सेगमेंट है उसका पार्ट 2 खत्म करेंगे और इस तरह से जो स्वेल है बिहार का उसको बीपीएससी या बीपीएससी के संबंधित जितने एग्जाम से सीडीपीओ, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हर सवाल आपको चवन्नी भर का सवाल लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, इन विच एरिया ऑफ बिहार कंसंट्रेशन ऑफ लाइम इज जनरली हायर कंपेयर टू द अदर पार्ट, साउथ ईस्ट बिहार, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ वेस्ट बिहार, साउथ वेस्ट बिहार और ऑप्शन ई। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है और जो किताब महेश बनवार या जो किताब दिया है आपने उससे रटा है, विश्वास मानिए कि आपको तुक्का मारने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है इस क्वेश्चन में। पर अगर आपने इसको समझा है तो ये 54 से 58 भर का सवाल है और आप इसको नींद में मार के अपना आंसर निकाल लेंगे। तो जो किताब से आपको रटने से नहीं होगा, तो इसका आंसर लेक्चर खत्म होने के एंड में आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए और मैं आपको एश्योर करता हूं कि इसका आंसर आप लेक्चर खत्म होने तक जरूर बता देंगे। चलिए, कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। हमने लेक्चर 1 के जो सवाल है उसमें पढ़ा है कि रेड सॉइल जो है बिहार में पाया जाता है। रेड सॉइल का 2 प्रकार है जो बिहार में पाया जाता है। एक है रेड सैंडी सॉइल और दूसरा है बलथर सॉइल। रेड सॉइल जो है वो रेड येलो कलर का हो जाता है जब पानी डालने के बाद, इसको रेड येलो सॉइल भी बोलते हैं। बलथर जो सॉइल है ना, हिंदी में एक वर्ड है पत्थर। बलथर पत्थर से बना हुआ है, बलथर सॉइल में पत्थर के अंश हैं, इसलिए इसको बलथर सॉइल बोलते हैं। सॉरी, बलथर सॉइल नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर, उतना एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है। इसकी फर्टिलिटी कम है क्योंकि इसमें कोर्स मटेरियल्स हैं, क्योंकि ये छोटा नागपुर पठार वाला बेल्ट में आता है। अब नाउ लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भी स्ट्रक्चर फीचर्स हैं, जैसे कुछ फैक्ट पहले देख लेते हैं। एक फैक्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑफ द बिहार इज एसिडिक या अल्कलाइन। आज लेक्चर में हमने आपको बताया है कि जो ही सॉइल है बिहार का 90% सॉइल जो है एलुवियल सॉइल है और खेती करने के लिए, क्रॉप उगाने के लिए आपको सॉइल को हल्का सा अल्कलाइन होना जरूरी है। चूंकि बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है तो कॉमन सेंस से भी ये बता सकते थे कि मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑफ द बिहार इज अल्कलाइन इन नेचर, इट इज नॉट एसिडिक। दूसरा एक फैक्ट है कि व्हाट इज द एवरेज डिपॉजिट ऑफ द एलुवियल सॉइल, का कितना डिपॉजिट होता है बिहार में। याद रखिएगा 1.3 से 1.4 किलोमीटर की डेप्थ होती है, एलुवियम डिपॉजिट की डेप्थ है बिहार में। एक और फैक्ट है कि अनप्रोडक्टिव और सेलेनाइज सॉइल ऑफ द सिवान बेल्ट रीजन को आप क्या कहते हैं? उस सॉइल का नाम होता है ऊसर। ऊसर का हिंदी मीनिंग ही होता है सलाइन, और सलाइन और सेलेनाइज सॉइल ये क्या है आपको लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर में पता चलेगा। पर ये तीनों फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग बिहार पढ़ रहे थे। बिहार का हम लोगों ने यहां से अपनी प्यारी गंगा नदी है, हमने ये वाला सेगमेंट आपको बता दिया कि यहाँ पर रेड सैंडी सॉइल मिलता है। हमने ये सेगमेंट वाला बता दिया यहाँ पे बलथर सॉइल मिलता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बिहार है, जो साउथ बिहार है, इसको मिटा देता हूं, उसका नाम है ताल सॉइल। उसका नाम है ताल सॉइल। ताल सॉइल है क्या? ये गंगा नदी है। गंगा कितने जिला से गुजरती है? तो याद रखिएगा, गंगा 12 जिला से फ्लो करती है। अब देखिए, जो गंगा नदी है ये फ्लड होगा तो यहां पर लेवीज क्रिएट करेंगे। हमने कल दो इसके पिछले वाले लेक्चर्स में बताया लेवीज क्या होते हैं। लेवीज एक एम्बैंकमेंट नुमा स्ट्रक्चर है, यहां पे लेवीज क्रिएट करेंगे अपने। ये गंगा नदी है और ये लेवीज क्रिएट कर रही हैं। लेवीज क्या है? ये जो सेडिमेंट है उसको इकट्ठा करते गंगा नदी, ये जो सेडिमेंट है गंगा नदी इकट्ठा करते चली जाएगी अपने बैंक पर, अपने तट पर। क्योंकि ये गंगा का सेडिमेंट है, गंगा का डिपॉजिट है और ये हर साल नया नया आ रहा है। तो ये जो पूरा बेल्ट है जो गंगा का, चूंकि
ये बेल्ट जो है एक नैरो पट्टी के रूप में है, एक आप ध्यान से देखिए तो एक पट्टी के रूप में है, एक पूरा पट्टी के रूप में है। और ये पट्टी जो है आपको 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। और ये जो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ये आपको बक्सर से लेके बांका तक है। मतलब पूरा आप देखिए तो पूरा गंगा के बेल्ट में है, पर ताल स्वेल जो है ये साउथ बिहार का फीचर है, साउथ बिहार में पाया जाता है। जो ताल स्वेल जो बन रहा है ये जो गंगा की जो सेडिमेंट्स है यहां पर डिपॉजिट होते गए, क्योंकि ये गंगा के सेडिमेंट डिपॉजिट हुए हैं, हर साल डिपॉजिट हो रहे हैं, इसलिए जो ताल स्वेल है इसका ओरिजिन खादर स्वेल का है। आपको हम बताए कि खादर स्वेल जो है नया एलुवियल स्वेल होता है, बांगर पुराना एलुवियल स्वेल होता है। गंगा हर साल यहां पर डिपॉजिट करते जाती है, इसलिए ये खादर स्वेल है, हेंस ये बहुत ही फर्टाइल स्वेल है, बहुत ही फर्टाइल स्वेल है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर ये कहना अगर मेरा बनता है कि ये जो ताल स्वेल है यहां पर केवल रबी क्रॉप की खेती हो सकती है, यहां पर खरीफ क्रॉप की खेती नहीं हो सकती है। आप किताब में देखेंगे कि मात्र एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे खरीफ क्रॉप की खेती क्यों नहीं होगी, क्यों केवल रबी क्रॉप की खेती होगी। वो समझने के पहले आपको ये इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को आप अच्छे से समझ ले कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप है क्या। खरीफ क्रॉप का उदाहरण जो है राइस है, रबी क्रॉप का उदाहरण जो है वीट है और चना है। राइस का हो गया, बाजरा हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सब खरीफ क्रॉप के उदाहरण है। खरीफ क्रॉप की सोइंग सीजन कब है, कब खरीफ क्रॉप को लगाया जाता है? जो खरीफ क्रॉप जो लगाया जाता है वो जून जुलाई के महीने में लगाया जाता है। और हार्वेस्ट कब किया जाता है? अगर आप इसका हार्वेस्टिंग सीजन देखेंगे तो अक्टूबर वगैरह के मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है। वहीं जो रबी क्रॉप है इसका जो सोइंग सीजन है अक्टूबर नवंबर है, और हार्वेस्टिंग इसका जो सीजन है वो मार्च अप्रैल है। अब आप ध्यान से समझिए, हमने कहा कि जो ताल स्वेल है वो जब गंगा उफान पर होगी, जब गंगा में पानी ज्यादा होगा तो गंगा अपना सेडिमेंट इधर ढकेल रही होगी अपने बैंक के तट पर, और यहां पर सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा होगा। लेकिन जो गंगा जो है मॉनसून के सीजन में, जून जुलाई के सीजन में, जब बिहार में भारी बारिश होती है, गंगा उफान पर होती है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पानी में जलमग्न है, ये जो पूरा पट्टी है ये पानी में जलमग्न है। जब पूरा पानी में जलमग्न है, कब तक जलमग्न रहेगा? पूरा मॉनसून सीजन तक, 4 महीना तक, मतलब अक्टूबर नवंबर तक, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक ये पूरा जो बेल्ट है, जो ताल वाला बेल्ट है, ये तो पानी में डूबा हुआ है। और जब पानी में डूबा हुआ है तो खरीफ का सोइंग सीजन जून जुलाई है, जून जुलाई में वो तो जलमग्न है, जलमग्न में आप खेती कैसे करेंगे? इसलिए खरीफ का क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। जबकि अक्टूबर नवंबर के समय गंगा उफान पर नहीं है, गंगा में मॉनसून के पानी नहीं है, बरसात की पानी नहीं है, ये पानी जहां पे जो एरिया वाला है ये सूख चुका है, और जब एरिया सूख चुका है तो ये खादर भूमि बन गई है, और ये खादर भूमि बहुत ही फर्टाइल है। हमारा कहने का मतलब है कि जो ताल स्वेल है इट इज नॉट फिट फॉर द खरीफ क्रॉप, नॉट बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ द स्वेल बट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा बन रहा है कि वहां पर पानी इकट्ठा रहता है, इसलिए खरीफ क्रॉप वहां पे नहीं हो सकता है। जबकि वो सॉइल इतना फर्टाइल है कि खरीफ की भी खेती हो सकती है, पर वो जलमग्न होता है, इसलिए ताल सॉइल में केवल रबी क्रॉप होता है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। अब देखिए अनदर फीचर ऑफ द साउथ बिहार, ये ताल सॉइल हमारा खत्म हो गया। अनदर फीचर ऑफ द साउथ बिहार अगर आप देखेंगे तो साउथ बिहार का हमने आपको बताया कि ये वाला एरिया रेड सैंडी सॉइल है, ये वाला बलथर सॉइल है, और हमने आपको यह भी बताया कि यहां पर प्रीडोमिनेंटली साउथ बिहार में बांगर सॉइल है। जो बांगर सॉइल है तो आपके जहन में प्रश्न ये उठेगा कि ये पूरा बांगर है क्या? जी, पूरा ही बांगर सॉइल है, ओल्ड एलुवियम है। क्यों है? पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। लेकिन आप ध्यान से देखें, यहां पे एक पिक्चर है, यहां पे आप ध्यान से देखें, ये तो गंगा नदी है आपकी। इस वाले बेल्ट में, ये वाला बेल्ट, ये कौन सा बेल्ट है बिहार का? ये वाला बेल्ट आपको है रोहतास।
ठीक है, जहानाबाद, ठीक है, बक्सर, अगर आप जिला देखेंगे, भोजपुर, नालंदा, इवन पटना, ये वाला जो पूरा बेल्ट है, ये पूरा जो बेल्ट है, यहां पर आप ये पाते हैं कि हमने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया कि सॉइल के लिए दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ह्यूमस, जो कि एलुवियल सॉइल में होता ही नहीं है, तो बांगर में भी नहीं होगा, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर यूज करेंगे। और दूसरा एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है क्ले। ये वाला जो बेल्ट है ये पूरा में बांगर है, बांगर है, लेकिन ये वाला जो औरंगाबाद रोहतास वाला जो बेल्ट है, यहां पर आप पाते हैं कि बांगर सॉइल जो यहां पर है, प्लस इसमें क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। और सब बिहार के तुलना में ये बांगर सॉइल में क्ले की मात्रा ज्यादा है। जिस बांगर सॉइल में क्ले की मात्रा ज्यादा है, उस बांगर सॉइल को आप क्या बोलते हैं? कराई केवाल सॉइल। देखिए, कोई भी किताब में ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कराई केवाल सॉइल एंड अ बांगर सॉइल। तो कराई केवाल सॉइल इज नथिंग बट इट इज अ बांगर सॉइल। वो बांगर सॉइल ही है, बस उसमें क्ले की मात्रा अधिक है। और चूंकि क्ले की मात्रा अधिक है तो बांगर सॉइल वो बहुत फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि सॉइल का ह्यूमस कंटेंट और क्ले कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस के लिए किसान नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर को यूज कर लेता है, और उस सॉइल में क्ले की मात्रा ऑलरेडी ज्यादा है। और चूंकि क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा है तो ये वाला सॉइल बहुत ही फर्टाइल बन जाता है। इसीलिए कराई केवाल सॉइल एक बांगर सॉइल है जिसमें क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा है और ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज क्लिक किया होगा कि साहब, इसके पहले आपने कहा कि ये वाला जो बेल्ट है यहां पे तो रेड सैंडी सॉइल है, रे और बिंधिया वाला बेल्ट है। रेड सैंडी सॉइल में मतलब कहां पे है? कैमूर और रोहतास। और यहां पे आप रोहतास को कह रहे हैं, यहां पे कराई केवाल सॉइल भी है। अगर आपके जहन में यह प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए उसका माजरा क्या है। यह विंध्य की श्रेणी है। विंध्य की श्रेणी कैमूर और रोहतास में जाती है। विंध्य श्रेणी की ये वाली पार्ट जो लीवर्ड साइड है, ये वाला पार्ट जो है यहां पर रेड सैंडी सॉइल है, जो कि उपजाऊ नहीं है। पर रोहतास का ये वाला पार्ट, विंध्य श्रेणी की ये वाला पार्ट, यहां पे जो रोहतास है, रोहतास का एक पार्ट में रेड सैंडी सॉइल है और एक पार्ट वाला जो है वो कराई केवाल सॉइल है, जो कि बहुत ही उम्दा किस्म का सॉइल है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रोहतास का एक पार्ट, एक टुकड़ा रेड सैंडी सॉइल है, दूसरा टुकड़ा आपको कराई केवाल सॉइल है। और रोहतास में राइस वगैरह का कल्टीवेशन बहुत जबरदस्त रूप से होता है और बहुत ही फर्टाइल बेल्ट है। ये चीज साउथ बिहार का जितना आपका डिवीजन है हमने कवर कर लिया। अब हम लोग नॉर्थ बिहार की तरफ घुसते हैं। गिव मी अ सेकेंड। क्या इसी में बता देता हूं लास्ट में, ये ज्यादा साफ है तो यहां पे हम लोग बता देते हैं। अब ध्यान से आप देखिए, अब नॉर्थ बिहार के फीचर्स में हम लोग घुसेंगे कि नॉर्थ बिहार में क्या क्या फीचर है, और वो बहुत ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहला फीचर है, हमने बताया कि जो हिमालय की एक श्रेणी है शिवालिक। शिवालिक जो श्रेणी है वो कहां से गुजरती है? पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण मतलब वेस्ट चंपारण, यहीं पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा कि पश्चिम चंपारण में शिवालिक की श्रेणी है। और हमने आपको बताया कि जो शिवालिक का श्रेणी का एक फीचर जो है उसका नाम है पिडमोंट। पिडमोंट कैसा स्ट्रक्चर है? भाभर नुमा स्ट्रक्चर है। वो कैसे है पहले आप देख लीजिएगा। भाभर है, दलदली है, स्वैम्पी है, और दलदली जो भी चीज रहेगा वहां पर वाटर है। और वाटर में अभी हमने बताया कि जहां भी वाटर रहेगा, वाटर स्टैग्नेट करेगा, वो सॉइल एसिडिक रहेगा। इसलिए जो पिडमोंट सॉइल जो है, इट इज ओनली फाउंड इन पश्चिम चंपारण। ये बेकार क्वालिटी ऑफ द सॉइल है क्योंकि इसमें एसिडिटी कंटेंट ज्यादा है, इसमें कोर्स मटेरियल ज्यादा है। और हमने पहले भी बताया था कि पहला जो पुअर क्वालिटी है वो है भाभर, भाभर के बाद बांगर, बांगर के बाद खादर,
और सबसे उम्दा डेल्टा। तो ये एसिडिक स्वेल है जो पश्चिम चंपारण में, पर पूरा पश्चिम चंपारण का स्वेल खराब नहीं है। बाद में आप ये पाते हैं कि आपको जो पिडमोंट स्वेल है वो माउंटेनियस स्वेल है और वो पिडमोंट है। याद रखिएगा कि पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक 7 से 8 किलोमीटर का जो बेल्ट है, पश्चिम चंपारण का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, यहां पर तो पिडमोंट स्वेल मिल गया आपको, जो कि अच्छा स्वेल नहीं है, पर जो रिमेनिंग पार्ट है पश्चिम चंपारण का वो तराई बेल्ट में आ जाता है। और आप ये पाते हैं कि तराई बेल्ट जो है 7 से 10 किलोमीटर, तराई बेल्ट एक्सटेंड कहां से कहां करता है, पहले ये लिख लें। ये पूरा तराई बेल्ट है आपका, इसको आप पहले मार्क कर लें। ये पूरा तराई बेल्ट है किशनगंज तक, और यहां पर तराई स्वेल मिलता है। तराई स्वेल जो है, पहले आप कुछ इसका फैक्ट लिख लें। तराई स्वेल जो है ये आपको एक्सटेंड होता है सोमेश्वर रेंज से टू किशनगंज, ठीक है। तराई स्वेल जो है इसका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो होगा, हाईएस्ट कंसंट्रेशन तराई स्वेल का अररिया में मिलेगा। तराई स्वेल जो है वो स्वैम्पी होगा। स्वैम्पी मतलब दलदल, जो भी चीज़ दलदल होगा इसका मतलब वहाँ पे पानी स्टेगनेट करता है, और हमने बताया कि जहाँ पे भी पानी स्टेगनेट करेगा वो स्वेल एसिडिक होगा। पर फिर आप किताब पढ़ेंगे कि ये जो तराई स्वेल है एसिडिक है, पर ये पूरा बेल्ट में राइस की खेती होती है, शुगर केन की जबरदस्त खेती होती है। ऐसा क्यों? ये स्वेल एसिडिक तो है, हमने बताया कि एसिडिक जगह में फॉरेस्ट का ग्रोथ होता है। तो आप ये पाएंगे कि तराई वाला जो बेल्ट है वो साल फॉरेस्ट के लिए जबरदस्त है। साल फॉरेस्ट नेचुरली वहां पे ग्रो करता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट को प्रीफर करता है। पर फिर भी किसान वहां पे राइस ग्रो कर लेता है, शुगर केन ग्रो कर लेता है। पर इन फसलों को ग्रो करने के लिए आपको अल्कलाइन मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्षारीय मीडियम की जरूरत पड़ती है। और अल्कलाइन मीडियम के लिए जो किसान है वो चूना का प्रयोग कर लेता है। किसान जो है केमिकल का प्रयोग करके उसकी एसिडिटी को कम करके फसल उत्पादन कर लेता है, और तराई बेल्ट इस तरह से फसल उत्पादन में भी खूब इस्तेमाल होता है। ये जो पूरा बेल्ट है वो पूरा किशनगंज तक है, 7 से 8 किलोमीटर की पट्टी है। और हमने आपको बताया था कि तराई स्वेल बनता कैसे है। यहाँ से नदी निकल रही है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे इकट्ठे हो गए, छोटे छोटे फाइन सेडिमेंट यहाँ पर आ गए, ये नदी यहाँ से निकलते हुए ऐसे आई और यहाँ से फिर रिस रहा है ये जो पानी, यही है आपका तराई स्वेल। और तराई स्वेल नेपाल और बिहार का बॉर्डर पे है, और वही तराई बेल्ट को हम लोग कहते हैं कि बिहार का और उत्तर प्रदेश का माँ और बेटी और रोटी का संबंध है हम लोग के साथ, नेपाल के साथ, क्योंकि वो तराई बेल्ट ही पूरा कहलाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, अगर आप जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नॉर्थ बिहार देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि ये वाला पार्ट, अब यहां वाला जो पार्ट जो है ये वाला, इसको आप ऐसे देखें कि यहां पे एक बलसुंदरी स्वेल मिलेगा, यहां पे आपको बलसुंदरी स्वेल मिलेगा, और कुछ पार्ट में अगर आप यहां पे देखेंगे ना, इस पार्ट को हटा दीजिए और यहां से आप ऐसे दिया रहता है, और यह कहा जाता है कि साहब ये वाला जो आपका पार्ट है, किताब में आपको यह दिया रहेगा कि ये वाला जो पार्ट है यहां पे आपको बांगर स्वेल मिलेगा। क्यों मिलेगा? एकदम सही है, पर यह बताया आपको नहीं जाता है कि क्यों बांगर स्वेल यहां पे मिल रहा है। और ये वाला जो पूरा बेल्ट है, ये जो पूरा बेल्ट है, ये जो पूरा बेल्ट है नॉर्थ बिहार का, यहां पर आपको खादर स्वेल मिलेगा, मतलब जो फर्टाइल वाला स्वेल है। खादर स्वेल का ही एक टाइप जो है वो बलसुंदरी स्वेल है। याद रखिएगा, बलसुंदरी स्वेल इज नॉट अ न्यू स्वेल, बलसुंदरी स्वेल इज अ टाइप ऑफ अ खादर स्वेल। वो क्या है, दोनों में अंतर वो हम बताएंगे, पर आपको एक किताब में ये दिया रहता कि ये वाला एरिया में साहब बांगर स्वेल है और यहां पर खादर स्वेल है। पर क्यों है ऐसा, अब आप समझिए। देखिए, बांगर स्वेल जो बनेगा, हमने आपको बोला कि ये वो एरिया है जहां पर नदियां फ्रेश डिपॉजिट सेडिमेंट का नहीं कर रही हैं, फ्रेश डिपॉजिट नहीं कर रही हैं।
इसका मतलब कि वो एरिया अगर आप दिमाग में लाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो दोआब वाला एरिया होता है वो बांगर के लिए होता है, वहां पे बांगर सॉइल होता है। क्या है ये दोआब वाला एरिया? जो दोआब वाला एरिया है, इसका मतलब जैसे ये गंगा नदी है, यहां से एक नदी गई और यहां से एक नदी गई, ये एक मेन नदी है। ये जो एरिया है इसको आप कहते हैं, देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि इस नदी में बाढ़ आया, यहां तक पानी फेंका और यहां पे सेडिमेंट इकट्ठा हो गया। ये वाला नदी में भी बाढ़ आया, यहां पे ऐसे ऐसे पानी फेंका और यहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया। पर व्हाट अबाउट दिस एरिया? ये वाला जो एरिया आपका है, यहां पर तो सेडिमेंट कभी डिपॉजिट हो ही नहीं रहा है क्योंकि नदी की पानी वहां पे नहीं पहुंच पा रही है। और ये वाला जो एरिया होता है इसको आप द्वाब बोलते हैं। और जो द्वाब वाला बेल्ट होता है वहां पर यूजुअली आप देखते हैं कि बांगर सॉइल होता है। कभी नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आई होगी तो पूरा नदी यहां तक पानी ढकेल दिया, पर हम लोग ये देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो नदी है वो पानी को मात्र यहीं तक ढकेल पा रही, तो यहीं तक सेडिमेंट पहुंच पा रहा है। हाल फिलहाल में ये नदी यहीं तक मैक्सिमम एक्सटेंड कर पा रही है, पर ये वाला एरिया पूरा खाली रह जा रहा है और ये वाला एरिया द्वाब है और यही वाला एरिया में आपको बांगर सॉइल मिलता है। अब आप फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब बिहार का आप नक्शा देखेंगे, एक रफ स्केच बनाएंगे, ये अपनी गंगा नदी है और यहाँ पे आप ये पाएंगे कि यहाँ से महानंदा निकल के आ रही है। उसके बाद यहाँ से कोसी है, एक रफ स्केच में बना रहा हूँ, यहाँ से कमला निकल के इसमें आ रही है। उसके बाद यहाँ से बागमती ऐसे मिल रही है, यहाँ से बूढ़ी गंडक होगी, घाघरा होगा। अब आप ये वाला बेल्ट देखिए, ये वाला तो अपना तराई का बेल्ट हो गया, इसमें तो तराई का बेल्ट है। पर ये वाला आप एरिया देखिए, सीधी से एरिया, ये वाला एरिया पार्ट देखिए, ये क्या बन गया है? ये नदी जो है, उदाहरण के तौर पर आप देखें तो ये कमला है और ये वाली नदी बागमती है। हम लोग नदी में पढ़ेंगे तो ये वाला एरिया आप देखिए द्वाब का एरिया बन गया, ये वाला एरिया देखिए द्वाब का एरिया बन गया, ये वाला एरिया देखिए द्वाब का एरिया बन गया। ये यहां से ऐसे नदी निकल गई तो ये द्वाब का एरिया बन गया। तो जो भी द्वाब का एरिया है वहां पर बांगर सॉइल है, नदी की पानी यहां तक नहीं पहुंच पाती होगी, सेडिमेंट डिपॉजिट नहीं होता होगा। इसलिए ये मैप जो है, ये वाला जो पार्ट है पूरा, यहां पर इन जिलों में आपको बांगर सॉइल मिलेगा और इन एरिया में गंडक की नदी है। यहाँ पर जो कोसी पूरे अच्छे से आ रही होगी, कोसी के इर्द गिर्द वाला जो एरिया है, ये सब एरिया में मतलब आपको खादर सॉइल मिलेगा। और द्वाब वाला एरिया जो बन रहा है, जो दो नदियों के बीच का एरिया है, वहां पे बांगर सॉइल मिलेगा। ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए बलसुंदरी सॉइल क्या है, तो बलसुंदरी सॉइल के लिए आप ध्यान से देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं बलसुंदरी सॉइल। बलसुंदरी सॉइल कुछ नहीं है भाई, बलसुंदरी सॉइल जो है वो खादर ही सॉइल है। वो ऐसा खादर सॉइल है जिसमें लाइम का कंटेंट बहुत ज्यादा है। लाइम कितना है? 30% के आसपास है। और जो खादर सॉइल में लाइम का कंटेंट नेचुरली बहुत ज्यादा है, उस सॉइल को हम लोग बलसुंदरी सॉइल बोलते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने जो बताया कि लाइम क्यों जरूरत है। लाइम सॉइल को अल्कलाइन बना देता है और फसल ग्रो करने के लिए सॉइल का अल्कलाइन होना बहुत जरूरी है। तो इस एरिया में किसान को चूना का छिड़काव करने की जरूरत ही नहीं है, वो नेचुरली ये सॉइल में बहुत ज्यादा है। इसलिए इस सॉइल को एक अलग नाम से जानते हैं, उस सॉइल का नाम है बलसुंदरी सॉइल। और वो जिस एरिया में पाया जाता है, आपको हमने बताया, मार्क किया है, पूर्णिया वाला एरिया है, सहरसा वाला एरिया है, अगर आप थोड़ा सा भी मैप देखे होंगे तो दरभंगा वाला एरिया है, और ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है। तो इट इज नथिंग बट दैट, ये वाला पूरा एरिया है, दैट पार्ट ऑफ इट इज प्रेजेंट इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द बिहार। ये पार्ट पूरा दरभंगा वाला पूरा बेल्ट जो है, ये वाला पार्ट ये खादर ही सॉइल है।
पर इसमें लाइम कंटेंट ज़्यादा है, इसको हम बलसुंदरी स्वेल बोलते हैं। इस तरह से स्वेल का जितना भी आपसे क्वेश्चन आएगा आप उसको चवन्नी बनाकर उठाइए, सॉल्व कर देंगे, नींद में मार दीजिएगा। और आपको हमने एक प्रश्न प्रैक्टिस के लिए दिया है, उसको आप सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। और अगला लेक्चर हम लोग कम से कम 25 से 30 सवाल, सुंदर सवाल लेकर आएंगे और आप उसको सॉल्व करिएगा, हम भी मिलकर सॉल्व करेंगे। देखिए, सवाल बनाना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्चुअल एंगल तो हम लोग देख ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।